तुम जिस कल्चर में पैदा होते हो वही तुम्हारा सोचने का तरीका है, तुम्हारे वैल्यूज और तुम्हारा बिहेवियर तय करता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा दिमाग भी कल्चर के हिसाब से शेप होते हैं, तो समझ रहे हो ना। आज हम उस साइकोलॉजी की बात करेंगे जो हम सबको अलग और एक जैसा बनाती है, कल्चरल साइकोलॉजी। तो दोस्तों, वेलकम टू टुडेस डीप डाइव एपिसोड, जहां हम बात करेंगे एक फैसिनेटिंग और पावरफुल टॉपिक पे, कल्चरल साइकोलॉजी। यह सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, यह एक दर्पण है जो दिखाता है कि कैसे हमारे कल्चर, ट्रेडिशंस, बिलीफ्स और सोशल एनवायरनमेंट हमारे माइंड को शेप करता है। आप सोचिए, एक इंडियन बच्चा और एक जापानीज बच्चा दोनों रो रहे हैं, पर दोनों की मम्मी उनके इमोशंस को अलग तरीके से हैंडल करेंगे। क्यों? कल्चर। एक कल्चर में इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस करने को वीकनेस माना जाता है और दूसरे में इमोशंस को ओपनली एक्सेप्ट करना एक स्ट्रेंथ समझा जाता है। यही तो कल्चर साइकोलॉजी का बेस है। व्हाट इज कल्चरल साइकोलॉजी? कल्चरल साइकोलॉजी एक ब्रांच है साइकोलॉजी की जो स्टडी करती है कि कैसे कल्चर और ह्यूमन माइंड एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब कल्चर सिर्फ कपड़ों, खाने और फेस्टिवल तक लिमिटेड नहीं है। कल्चर इज आल्सो अबाउट बिलीफ्स, नॉर्म्स, सोशल एक्सपेक्टेशंस और लोगों के वे ऑफ लाइफ। कल्चर साइकोलॉजी कहता है माइंड और कल्चर एक ही कॉइन के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे को शेप करते हैं। कल्चरल साइकोलॉजी वर्सेस क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी। अब समझते हैं कल्चरल साइकोलॉजी और क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी क्या है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कल्चरल साइकोलॉजी और क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी सेम है, पर थोड़ा डिफरेंस है। कल्चरल साइकोलॉजी कहती है कि कल्चर और माइंड इंस्पिरेबल है। हर कल्चर अपना यूनिक साइकोलॉजिकल पैटर्न डेवलप करता है। अब क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी कल्चर के बीच कंपेयर करता है, जैसे इंडिया और अमेरिका पेरेंटिंग स्टाइल का कंपैरिजन। सोचने की बात यह है कि कल्चरल साइकोलॉजी हमें समझाती है कि यूनिवर्सल साइकोलॉजी जैसे कॉन्सेप्ट पूरा सच नहीं है। हर कल्चर की अपनी साइकोलॉजी होती है। ओरिजिन और एवोल्यूशन ऑफ कल्चरल साइकोलॉजी, ये आइडिया नया नहीं है। बाइगोट स्काई, लेब और कोल जैसे साइकोलॉजिस्ट ने पहले ही बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट ऑलवेज हैपेंस विद इन अ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। लेकिन कर्ल रेटनर और रिचर्ड शेवडर ने इस आइडिया को और पॉपुलर बनाया। शेवडर ने तो यह भी कहा था कि देयर इज नो सच अ थिंग एज द माइंड विदाउट अ कल्चर। और अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हमारे शास्त्र, वेदास और फिलोसफीज भी सेंचुरीज से बताते आए हैं कि समाज और मानस का रिश्ता कितना गहरा है, कैसे कल्चर शेप करता है हमारी साइकोलॉजी को। परसेप्शन और अटेंशन। जापानीज लोग ज्यादा कॉन्टेक्सुअल थिंकिंग करते हैं। उनकी अटेंशन बैकग्राउंड पे होती है, जैसे समुंदर के पीछे का आसमान। वहीं अमेरिकन मोस्टली ऑब्जेक्ट्स फोकस होते हैं, जैसे सिर्फ समुंदर या एक बोट पे। इसका मतलब कल्चर आपकी अटेंशन और परसेप्शन को गाइड करता है। मेमोरी एंड स्टोरी टेलिंग। इंडिया में कहानियां मोरल वैल्यूज के साथ सिखाई जाती है, जैसे पंचतंत्र। हर स्टोरी का एक मोरल होता है, पर वेस्टर्न स्टोरीज में सेल्फ अचीवमेंट या इंडिविजुअलिटी पे फोकस होता है। यह डिफरेंस सिर्फ कहानी का नहीं है, मेमोरी के स्टोरेज और रिकॉल का भी है। इंडियन बच्चे ग्रुप और फैमिली के साथ रिलेट करते हैं, जबकि वेस्टर्न बच्चे सेल्फ सेंट्रिक होते हैं। इमोशंस एंड एक्सप्रेशन। क्या आप ओपनली गुस्सा निकालते हो या चुप रह जाते हो? एक स्टडी में दिखाया गया है कि ईस्ट एशियन कल्चर्स में लोग अपना गुस्सा कंट्रोल करते हैं क्योंकि उनके कल्चर में हार्मोनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में एक्सप्रेशन और एंगर समटाइम्स कंसिडर हेल्दी है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल। इंडियन पेरेंट्स यूजुअली ऑथोरेटिव होते हैं। बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, उनका कहना ये रहेगा। वहीं यूएस में पेरेंट्स बच्चों को चूज करने देते हैं। व्हाट मेक्स यू हैप्पी।
उन लोग को पूरा ऑप्शन रहता है चूज करने का। ये डिफरेंस केवल एजुकेशन या जॉब तक लिमिटेड नहीं है, ये सेल्फ एस्टीम, डिसीजन मेकिंग और इमोशनल डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट करता है। मेंटल हेल्थ एंड थेरेपी। आप समझते हैं मेंटल हेल्थ एंड थेरेपी। इंडिया में लोग मेंटल हेल्थ के इश्यूज को छुपाने की कोशिश करते हैं। लोग क्या कहेंगे, या ये सब तो सिर्फ अटेंशन चाहिए मेंटेलिटी है। पर यूएस या यूके में थेरेपी लेना एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। इसलिए कल्चरल साइकोलॉजी ये समझाता है कि थेरेपी का एक मॉडल सब जगह काम नहीं करेगा। कल्चर एंड आइडेंटिटी। आप किस कल्चर में पले बड़े हो, ये आपकी आइडेंटिटी बनाता है। एक इंडियन अमेरिकन लड़की जो न्यूयॉर्क में पली है, वो शायद दोनों कल्चर्स के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। वीकेंड पे इंडिया में पूजा करने जाती है, पर वीकडे में वेस्टर्न ड्रेस और लाइफ स्टाइल फॉलो करती है। इस प्रोसेस को कहते हैं बाई कल्चरल आइडेंटिटी। यही स्ट्रगल इंडिया में भी होता है। मॉडर्निटी वर्सेस ट्रेडिशन। एक लड़का जिम करता है, इंस्टाग्राम रील्स बनाता है, लेकिन शादी अरेंज ही करेगा मम्मी के कहने पर। कल्चर एंड लैंग्वेज। अब समझते हैं कल्चर एंड लैंग्वेज। लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं है, ये थिंकिंग पैटर्न भी सेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, होपी ट्राइब के लोग टाइम को लीनियर वे में नहीं समझते। उनकी लैंग्वेज में फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट का कोई फिक्स्ड कॉन्सेप्ट नहीं होता। इससे उनका टाइम परसेप्शन ही अलग हो जाता है। और इंडिया में हिंदी में आप, तुम, तू जैसे वर्ड्स हिरेची डिफाइन करते हैं। ये कल्चर रिस्पेक्ट और स्टेटस को इंडिकेट करता है। अंग्रेजी में सबको यू बोलते हैं, भले बॉस हो या दोस्त। लैंग्वेज शेप्स थॉट्स, और ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। कल्चर एंड मोटिवेशन। एक जापानीज स्टूडेंट के लिए फेलियर सेम का रीजन बन सकता है, इसलिए वो ज्यादा मोटिवेटेड होता है हार्डवर्क करने के लिए। लेकिन एक अमेरिकन स्टूडेंट के लिए फेलियर एक लर्निंग स्टेप होता है। इंडियन कल्चर में भी इज्जत और फैमिली नाम के लिए काम करने का प्रेशर होता है, इसलिए मोटिवेशन एक्सटर्नल होता है, लोग क्या कहेंगे। वेस्टर्न कल्चर में मोटिवेशन मोस्टली इंटरनल होता है, मैं खुश हूं या नहीं। कलेक्टिविज्म वर्सेस इंडिविजुअलिज्म। ये कल्चर डिफरेंस सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल होता है। कलेक्टिव कल्चर जो इंडिया और चाइना और जापान जैसे कंट्रीज में है, ग्रुप, फैमिली और कम्युनिटी पे फोकस करता है। और इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर जो यूएस और यूके में है, इंडिपेंडेंस और सेल्फ को प्रायोरिटी मिलती है जिसमें। इसलिए डिसीजन मेकिंग, करियर चॉइस, इमोशंस एक्सप्रेस करने का स्टाइल और इवन रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर भी अलग होता है। इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। अब समझते हैं कि ये कल्चरल साइकोलॉजी कैसे इम्पैक्ट करता है हमारे एजुकेशन पर। इंडियन क्लासरूम में टीचर्स ऑथोरिटी होती है, बच्चे मोस्टली रूट लर्निंग करते हैं, जो बोला गया है वही लिखना है। वहीं फिनलैंड जैसे कंट्रीज में स्टूडेंट को इंकोर्स किया जाता है क्रिटिकल थिंकिंग और ओपन डिस्कशन के लिए। इसलिए जब एक इंडियन स्टूडेंट अब्रॉड जाता है, उसे एडजस्टमेंट में टाइम लगता है, बिकॉज साइकोलॉजिकल लर्निंग पैटर्न चेंज होता है। कल्चर, जेंडर रोल्स और सोशल एक्सपेक्टेशंस। एक लड़की अगर जींस पहने तो कुछ जगहों पे कहते हैं कैरेक्टर ढीला है, और वहीं लड़की अगर जॉब नहीं करती हो तो कहते हैं कुछ करती क्यों नहीं। कल्चर डिफाइन करता है कि एक लड़की को कैसे रहना चाहिए या एक लड़का को क्या करना चाहिए। यानी एक्सपेक्टेशन साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्रिएट करती है। कल्चरल साइकोलॉजी यह समझता है कि जेंडर आइडेंटिटी भी कल्चर के थ्रू फिल्टर होती है। कल्चर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पिगनेट ने कहा था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, बट कल्चरल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं नहीं, ये यूनिवर्सल नहीं, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। एक ट्राइबल अफ्रीकन चाइल्ड जो जंगल में रहता है, वो स्पेटियल अवेयरनेस में एक्सपर्ट होता है, बिना जीपीएस के रास्ते याद रखता है। अर्बन बच्चा ये स्किल कभी डेवलप नहीं करता। सो कॉग्निशन भी कल्चर के अकॉर्डिंग इवॉल्व होता है। कल्चर एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। आप खुद को कैसे देखते हो ये आपके कल्चर पर डिपेंड करता है।
इंडियन कल्चर में लोग अपने आप को फादर, सोन, एम्प्लॉय के रूप में देखते हैं। वहीं अमेरिकन लोग आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम एम्बिवियस टाइप सेल्फ डिस्क्रिप्शन देते हैं। इंडियन सेल्फ इक्वल टू इंटरडिपेंडेंट, वेस्टर्न सेल्फ इक्वल टू इंडिपेंडेंट। मीडिया एंड कल्चरल कंडीशनिंग, टीवी शोज, मूवीज, इंस्टाग्राम रील्स सब आपकी साइकोलॉजी शेप करते हैं। एक इंडियन सोप ओपेरा में अगर लड़की शादी के बाद घर छोड़ती है तो उसे संस्कारी दिखाया जाता है, पर एक वेस्टर्न शो में सेम लड़की अगर अपनी लाइफ और करियर चूज करती है तो इंडिपेंडेंट बन जाती है। तो मीडिया भी एक साइलेंट टीचर होता है जो कल्चरल साइकोलॉजी को हर दिन रेनफोर्स करता है। चैलेंजेस इन कल्चरल साइकोलॉजी, आप समझते हैं कितने क्या क्या चैलेंजेस हैं कल्चरल साइकोलॉजी में। एथनोसेंट्रिज्म, अपने कल्चर को सुपीरियर समझना। बायस इन साइकोलॉजिकल टेस्ट, मोस्ट टेस्ट वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से बनाया जाता है। जनरलाइजेशन, एक कल्चर को सब पे अप्लाई करना गलत होगा, इसलिए कल्चरल साइकोलॉजी एम्फसाइज करती है कि हमें सब कल्चर को समझना चाहिए बिना जज किए। एप्लीकेशंस ऑफ कल्चरल साइकोलॉजी, एडुकेशन, डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स फॉर डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड्स। थेरेपी, कल्चर सेंसिटिव काउंसलिंग। मार्केटिंग, कल्चरल टारगेटिंग इन एड्स। वर्कप्लेस, डाइवर्सिटी ट्रेनिंग एंड क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। सोशल पॉलिसी, कल्चरली इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग। तो दोस्तों, कल्चरल साइकोलॉजी हमें यह सिखाता है कि कोई भी बिहेवियर सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं होता, उसके पीछे पूरा समाज, उसका परिवार, उसके संस्कार और उसकी कहानी होती है। अगर हम किसी को ट्रूली समझना चाहते हैं तो हमें उनका कल्चर समझना होगा। जब तक हम कल्चर को इग्नोर करेंगे तब तक हम इंसान के दिमाग को पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी के बिहेवियर को जज करने जाएं तो एक बार सोचिए कहीं उनका कल्चर उस बिहेवियर के मिरर तो नहीं। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो इस वीडियो को दिल से लाइक करो और कमेंट में बताओ आपके कल्चर ने आपकी साइकोलॉजी को कैसे शेप किया है। और हाँ, हर दिमाग एक ही तरीके से काम नहीं करता, बिकॉज हर कल्चर अलग अलग होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपने दिमाग और दिल दोनों को ध्यान में रखो।